हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यानी इन चारों ऑप्शन, यानी जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों के आलोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट है आपका, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न क्या है आपका, समालोचनात्मक चिंतन व रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। बढ़ावा क्यों देता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है, हम प्रत्येक बच्चे से पूछेंगे तो प्रत्येक बच्चे इसका भिन्न भिन्न जवाब देंगे। यानी बच्चे अपने विचार के अनुसार अलग अलग तर्क करेंगे और हमें क्या है इसका जवाब देंगे। तो यह प्रश्न आपका समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। जबकि आपका सेकंड ऑप्शन है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ये एक आपका तथ्यात्मक प्रश्न है। ये हर बच्चे को, हर किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा एक ही जवाब देगा कि नहीं, हाँ इसी जगह से आता है। ये क्या है, तथ्यात्मक है। ठीक है। थर्ड है, आपके देश में कुल कितने राज्य राजधानी हैं, ये भी तथ्यात्मक है, क्योंकि ये क्या होता है, फिक्स होता है। आपके देश का नाम वो मानचित्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी फिक्स होता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के कैसे स्वीकार कर सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। नहीं, क्या होता है, प्रासंगिक होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। बताना है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट है, सभी विद्यार्थियों के मानक पाठ्यचर्या नहीं, लचीला, यानी क्या होता है आपका पाठ्यचर्या जो होता है लचीला होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मानक नहीं होना चाहिए। ठीक। फिर तेरा विद्यार्थियों की कभी बच्चे को उनके योग्यता के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, या फिर अंकों के आधार पर, या फिर जाति के आधार पर, ये क्या है, ऐसे बच्चों को कभी पृथक्करण या वर्गीकरण नहीं करना है। तो आपका ये भी गलत हो गया। थर्ड है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनको केवल व्यावसायिक ही शिक्षा देंगे, ये भी गलत है। फोर्थ है आपका, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। बिल्कुल, बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके अनुरूप, ठीक है, उनके अनुरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन रखना होगा। फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल, आपका अभिकथन ए करेक्ट है, क्योंकि क्या है, जीन पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण में जो है भिन्नता है। तो आपका अभिकथन ए करेक्ट है। कारण आ रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। क्या है, उन्मुख होते हैं। तो आपका कारण आर तो सही है, लेकिन ये क्या है, आपका ए का जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, ये पूछ रहा है। और कारण आर में आपको बताया, यह खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये क्या है, आपका अभिकथन ए का जो है कारण आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? किसके विषय में बात कर रहा है? कौन सा समूह विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी सीखने की तेज गति, सी समझ के लिए दूसरों पर निर्भरता, डी है शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है, क्या है क्वेश्चन, क्या है? विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करने के लिए, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच क्या भिन्नता होती है, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या फिर कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी उनके बीच क्या विभिन्नता होती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, ठीक है। अब बी आपका सीखने में तेज गति, ठीक है, ये दोनों होते हैं। और जो आपका सी है, समझ के लिए कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, शारीरिक विकास की तेज गति, ये सही नहीं है। तो आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश डैश में समान है जबकि वे भिन्न हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या है? समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन में क्या है, समान है। किसमें समान है? समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? किसके अनुसार? संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं होगा? कौन सा कथन यानी निगेटिव है, यानी इसमें से आपके तीन जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है और एक निगेटिव होगा। फर्स्ट है ज्ञान व्यक्तिपरक है, तो बिल्कुल ये आपका सही है, ज्ञान व्यक्तिपरक ही होता है। पूछा है कौन सा नहीं होगा। सेकंड है आपका शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही ज्ञान की रचना करते हैं, तो बिल्कुल आपका सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा पहले होता है क्या है ये समझेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे किसी कार्य को अपने रुचि के लिए करते हैं। क्या रुचि के लिए करते हैं, ना कि पुरस्कार के लिए या फिर दंड से बचने के लिए या फिर अच्छे नंबर के लिए या फिर क्या है प्रशंसा के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चे इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, बच्चे अपने रुचि के लिए करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए नहीं किसी कार्य को करते हैं। तो देखते हैं इसका सही जवाब। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए भी क्या बोल रहे थे कि प्रशंसा के लिए परियोजना को पूरा करना, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक। सेकेंड है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक। तो आपका सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। क्या ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट है तभी वो कार्य कर रहा है, ठीक है। थर्ड है डांट से बचने के लिए बताया था कि नहीं होगा, पुरस्कार या राशि के लिए, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातियों के समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, आपका अभिकथन ए सही है। कारण आर, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को सम आलोचनात्मक व आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, तो आपका कारण आर भी सही है, यानी आपका अभिकथन तथा कारण आर दोनों सही है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। क्या है? महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसमें क्या होता है, महारत लक्ष्य जो होता है, हम महारत लक्ष्य को क्या है, किसी कार्य, महारत लक्ष्य जो आपका होता है ये हम लोग जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए करते हैं। जो आपका प्रदर्शन लक्ष्य होता है वो प्रशंसा के लिए कर सकते हैं, पुरस्कार के लिए कर सकते हैं, अच्छे नंबरों के लिए कर सकते हैं, फिर सजा से बचने के लिए कर सकते हैं। तो यही आपका अंतर होता है महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महारत लक्ष्य जो होता है अपने कौशल और कार्य के समझ को सुधार करने पर केंद्रित होता है, ठीक है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। प्रश्न संख्या 12 भाई बहन के रिश्ते। फर्स्ट है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिककरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण आर है आपका, कारण आर है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। यानी जो कथन दिया गया इसमें बताना है कि विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई आती है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के बारे में मतलब ये जो है, ये जो कथन है यह किस सिद्धांत के बारे में बता रहा है, ये बताना है। फर्स्ट, भाषा का विकास पूरी तरह से अनुवांशिकी पर निर्भर होता नहीं, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों पर निर्भर होता है। सेकेंड, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, जटिल रूप से, तो ये भी गलत है। थर्ड है आपका विकास अव्यवस्थित तथा अप्रत्याशित होता है, विकास क्या अव्यवस्थित होता है, तो आपका थर्ड भी गलत है। फोर्थ है भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर होता है, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। फर्स्ट है, उन्हें विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके नहीं, विकर्षणों में नहीं, उच्च ग्रेड के लिए नहीं, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग करें। बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है, सख्त दंड का उपयोग करते तो बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल। बच्चा क्या पठन वैकल्य से जूझ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा उस कार्य को जो करने में कठिनाई हो रही है उसकी वो समस्याएं सॉल्व की जा सकें। प्रश्न संख्या 16 बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि फर्स्ट है, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देशों पर, यही गलत हो गया। देखिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कह रहा है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोल रहा है कि मानक निर्देशों इसके इस कथन के अनुसार मानक निर्देश जो होते हैं उनका पालन करना, तो ये गलत है। सेकेंड है आपका शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, यही गलत हो गया, शिक्षार्थी सक्रिय प्राप्त करता होता है, ठीक है। थर्ड है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 जटिल समस्या से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है।
फर्स्ट है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के प्रोत्साहित करके। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? फर्स्ट है सजा और शर्मिंदगी के डर पर। सेकेंड है सहकारी अधिगम पर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड सहकारी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, पहला है प्रकृति में असतत है, नहीं। आनुवांशिक प्रोग्राम का खुलासा है, नहीं। थर्ड है आपका सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, नहीं। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, नहीं। सेकेंड है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, नहीं। थर्ड है बच्चों की जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है आपका बच्चों के विकास का सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। भाषा की भूमिका पर तो नहीं, ये क्या है, इसमें वाइगोत्स्की बल देते हैं, ठीक है। सेकेंड है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान नहीं रखते, तो पियाजे रखते हैं, पूछला नहीं रखते तो गलत है। थर्ड वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता, तो आपका क्या है, थर्ड भी गलत है। फोर्थ है आपका वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, क्या है, नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, तो आपका जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कि इस कक्षा की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। कारण आर है आपका लैंगिक अंतर जन्मजात है, समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, तो क्या है आपका अभिकथन ए तो सही है, ठीक है, लेकिन आपका कारण आर गलत है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 23, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ए है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, वे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही होगा। सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो आपका बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैडस कहा जाता है और इन्हें डैडस सीखा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी है, तो क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? क्या है
के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। फर्स्ट, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। बुद्धि वातावरणीय कारकों और आनुवंशिक कारकों दोनों से प्रभावित होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से, देखिए वही बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। थर्ड है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। क्या कह रहा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। जी बिल्कुल, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा, और बच्चों में क्या होते हैं, कुछ आनुवंशिक गुण भी होते हैं, तो वो क्या है, बच्चे की जो बुद्धि होती है बहुआयामी होती है और समय के साथ बदल सकती है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो किसके बारे में बात हो रही है? आपका हावर्ड गार्डनर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? हावर्ड गार्डनर की बात हो रही है। इन्होंने सामान्य बुद्धि की जो अवधारणा है उनकी आलोचना की है, और जो बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। प्रश्न संख्या 27, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा, किसकी बात हो रही है? जो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसकी जो आलोचना ने कैरल गिल्गन ने की थी, तो क्यों की थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। जी बिल्कुल, पहला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें दर्शाया गया था जो महिलाएं हैं, महिलाओं को दया की दृष्टि से दर्शाया गया था। ठीक है, महिलाओं को देखभाल व दया के रूप में दर्शाया गया है, जबकि पुरुषों को न्याय करने के रूप में दर्शाया गया है। तो इस सिद्धांत की इन्होंने क्या है, आलोचना की है। किसने? कैरल गिल्गन ने। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? इसमें मदद करना चाहती है अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में। तो चारों ऑप्शन में से बताना कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे के क्या है, अधिक संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। फर्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी को भी प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड, क्या बताया था अभी, ग्रेड, अंक। ठीक है, ये क्या है, ऐसे ऑप्शन कहीं मिले तो उस क्वेश्चन को तुरंत गलत टिक करना है। ठीक है, क्या है, लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे? नहीं। क्या करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपने आप यानी स्वयं के जो अधिगम पर थोड़ा चिंतन करें और अपनी प्रकृति का मूल्यांकन करें। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एक कह रहा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। आपका अभिकथन है बिल्कुल सही है। कारण उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण भ्रमित करते हैं। नहीं, क्या है, बच्चों की जो संकल्पना को मजबूत करते हैं तो बच्चों को संबंधित उदाहरण तथा गैर संबंधित उदाहरण दोनों दर्शाते हैं। तो आपका कारण आर गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 30, अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करे तो बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर भौतिक रूप में। नहीं, ये उल्टा ही बोल दिया है, पहले भौतिक रूप में करते हैं फिर प्रतीकात्मक रूप में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहले उस पर चर्चा कर जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है। अरे बाबा, यानी पहले उस पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में बच्चा जानता है ना, तो आपका सेकेंड भी गलत है। थर्ड है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले बच्चे को उसके अवधारणा के बारे में संपूर्ण रूप से परिचय देंगे, फिर क्या है, उसके छोटे छोटे बारीकियों पर आएंगे। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।